ओम गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वरा गुरुवर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिक्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी गुरुओं को प्रणाम। तो आज की हमारी जो वैदिक ज्योतिष या वैदिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास है वो काउंटिंग में 7वीं क्लास है। और इस 7वीं क्लास में अभी तक हमने जो एक चार्ट के थ्रू जो हमारा पढ़ाने का तरीका है उसके हिसाब से पहले हमने भाव को जाना। भाव के बाद दूसरे नंबर पर हमने राशियों को लिया या असेंडेंट को लिया। तीसरे नंबर पर हमने ग्रह ना लेके हमने जो पंचांग की जो 5 वाइटल पैरामीटर है जिसको हमें चार्ट को स्टडी करने में मदद करते हैं उनको किया। तो इस तरीके से अगर हम रूपरेखा देखेंगे तो अभी तक हम ये जान चुके हैं कि केंद्र या क्वाड्रेंट जो इंग्लिश में कहते हैं या फनफरा जिसको हिंदी इंग्लिश में सक्सेंट हाउसेस बोलते हैं या हिंदी में जिसको अपोक्लिम्स या कैडेंट हाउसेस बोलते हैं वो पढ़ चुके हैं। ट्राइंस को हम ये जान चुके हैं, ट्राइंस और केंद्रा दोनों मिलकर लक्ष्मी नारायण योग या धन योग का बहुत सुंदर योग बनाते हैं। सारी जिंदगी की किस्मत, सारी जिंदगी का निचोड़ हम केंद्र और त्रिकोण भाव से देख सकते हैं। उसके अलावा हम ये भी जान चुके हैं कि उपचे भाव में अगर उपचे भाव का स्वामी बैठा हो तो वो थोड़ा सा प्रोग्रेस बंदे को अच्छी देता है। अगर कहीं पर उपचे भाव का भाव स्वामी उपचे भाव में ना बैठा हो, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन अगर किसके उपचे भाव के स्वामी बैठे हों तो उस बंदे को सक्सेस जो मिलती है वो औरों से अलग ही मिलती है। इसके अलावा हमने देखा त्रिक भाव में, अगर त्रिक भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो उसको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता 6, 8, 12 में। तो अगर वहां पर अगर अशुभ ग्रह बैठे हैं तो जातक के लिए अच्छा होता है ताकि उसकी प्रोग्रेस में या आप कह सकते हैं उसके तरक्की में वो आसानी से आगे सहयोग करते हैं। उसके अलावा हमने अभी तक ये देखा नहीं है लेकिन कहीं कहीं पर ये लोग कंसिडर करते हैं अष्टम भाव को या आयु स्थान को। आयु स्थान का अगर हम लास्ट में लेंगे तो अष्टक वर्ग से या और ग्रहों के कंसिडरेशन से हम देखने की कोशिश करेंगे लास्ट में। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहना चाहूँ तो आयु स्थान के लिए अष्टम से अष्टम यानी अष्टम भाव में जो ग्रह बैठे हैं और उसके अलावा जो आप कह सकते हैं कि तृतीय भाव में अष्टम से अष्टम में जो बैठे हैं उनके हिसाब से हमें डायरेक्शन मिल सकती है। या आप कह सकते हैं कि जैसे कुछ हाउसेस जो हम एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं 1 नंबर से लेके 7 तक जो भाव हैं वो इनविजिबल हैं, यानी दूसरों को दिखते नहीं। जो हमारे अंदर की चीजें हैं वो 1 से 7 के अंदर रिप्रेजेंट करती हैं। और जो दुनिया के लिए हम हैं, बाहरी दुनिया के लिए हम जो हैं यानी विजिबल हैं हम दुनिया को, उसको हम कह सकते हैं 7 से लेके वापिस 1। तो ये 2 तरह से हम अपने चार्ट को बांट सकते हैं। या हम कह सकते हैं दसम भाव से लेके चतुर्थ तक का ऊपर वाला रिलेशन लगाए तो वो एक ईस्टर्न हाफ हो जाता है। और अगर हम नीचे चतुर्थ भाव से दसम भाव की तरफ जाएं तो इसको पश्चिम या वेस्टर्न पार्ट कह सकते हैं। तो इतनी चीजों का हम यहाँ पर इसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी धर्म के लिए 1, 5, 9 राशियां ले सकते हैं या भाव ले सकते हैं। अर्थ के लिए 2, 6, 10 वही राशियां या हम कह सकते हैं भाव ले सकते हैं कि वो किस प्रकार का धर्म निभाएगा। इसी प्रकार वो जो काम वो 3, 7, 11 से ले सकते हैं या मोक्ष के लिए जो काम करेगा वो 4, 8, 12 से ले। लेकिन अभी तक ये जो मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई इसमें एक चीज और ऐड करूंगा जो असेंडेंट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। असेंडेंट की कैरेक्टरिस्टिक असेंडेंट की यानी लग्नेश की बारे में बताने के अलग अलग भाव का मतलब यही था कि जब हमारा कोई भी लगन उदित होता है उसका स्वामी जहाँ बैठता है उसके हिसाब से हमारी
बहुत सारी करेक्टरिस्टिक डिफाइन होती हैं। वैसे तो वैदिक में 3 तरह की कुंडलियां बनती हैं, एक लगन से बनती है, एक चंद्रमा से जिसको राशि से देखते हैं, या एक सूर्य कुंडली। इन तीनों का ही समीकरण करने से जो पुराने या अच्छे ज्योतिष हैं जिनको अच्छी पकड़ होती है, इसको ये तीनों कुंडलियों से वो देखने के बाद उसमें से जो जातक की कुंडली ज्यादा परफेक्ट बैठती है उसको वो चूज करते हैं। जो पुराने एस्ट्रोलॉजर फेमस है, आजकल हम क्या करते हैं, हम सिर्फ राशि चार्ट देखते हैं और राशि चार्ट के हिसाब से प्रिडिक्शन करते हैं। मैं भी अभी ऐसे ही करता हूँ, लेकिन जैसे जैसे मेरा ये इसको लेके अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, तो अब मैं ये देखना शुरू कर दिया है कि वहां पर चंद्र स्ट्रॉन्ग है या लग्नेश स्ट्रॉन्ग है या सूर्य स्ट्रॉन्ग है, तो उसके हिसाब से फिर हम एक बार चार्ट को घुमा के जरूर देखते हैं। लेकिन प्रैक्टिस अभी जो मैं करता हूँ, मैं खुद वो एक राशि चार्ट से ही करता हूँ। तो राशि चार्ट में जहाँ लगनेश बैठा हुआ है उसकी बहुत अहमियत होती है। तो इस क्लास में एक बार मैं छोटे से वो जरूर रिपीट करूंगा। अगर लग्नेश लगन में ही बैठा हो तो जातक की सेहत अच्छी होगी। अगर लगन का स्वामी लगन में ही बैठा हो तो अच्छी सेहत होगी। अगर लगन का स्वामी सेकंड हाउस में बैठा है यानी धन स्थान में बैठा है, उसको वहां उस सेकंड हाउस की चीजों का पूरा सुख मिलता है। लेकिन उसका समीकरण तभी बिगड़ सकता है जब वहां पर राहु हो। राहु बैठने से उसके साथ दिक्कत हो सकती है। लगन का स्वामी अगर तीसरे भाव में बैठा हो तो हम कह सकते हैं जातक बहुत पराक्रमी होगा या मेहनत करने वाला होगा या हिम्मत होगी, या उसके आसपास हम कह सकते हैं वो पड़ोस में अमीर होगा, उसका छोटा भाई भी हो सकता है। ये सब पॉजिटिव है। लेकिन इसके साथ एक नेगेटिव भी है, जब लग्नेश थर्ड हाउस में बैठ जाता है तो कई बार जातक अपने बेनिफिट के लिए कुछ गलत काम भी कर सकता है। और चौथे भाव में अगर लग्नेश बैठा हो तो चौथा भाव सुख सुविधाओं का, आराम का है। तो यहाँ कह सकते हैं कि वो माँ के घर में बैठा है, तो अगर लग्नेश वहां पर अपनी माँ के घर में बैठा है जिससे चतुर्थ भाव से माँ को भी देखते हैं सुख सुविधाओं के साथ साथ, तो हम ये कहेंगे कि वो दिल का अच्छा है, मतलब उसका घर भी अच्छा होगा और उसके मन में शांति भी रहेगी। क्योंकि चंद्रमा जो अगर देखें तो वो शांत मन का कारक भी है। तो पंचम भाव में जो है क्रिएटिविटी का हाउस है, तो हिंदी में इसको सर्जन कर्ता बोलते हैं। क्रिएटिविटी यानी वो एक अच्छा, मतलब वहां पर अपनी लाइफ में कुछ नया करने की सोचेगा। छठे भाव में अगर लग्नेश बैठा है, वैसे तो सब जानते हैं कि छठा भाव जो है कर्ज का होता है, तो रोग शत्रु ऋण लगातार ये चीजें उसको इम्पैक्ट करती हैं। तो लेकिन हम ये कह सकते हैं छठे भाव में अगर लग्नेश आ जाता है तो कहीं ना कहीं जातक या तो बीमारी के कारण या अपने कर्जे के कारण कई बार कष्ट में रहता है। इसी प्रकार अगर सप्तम भाव में देखा जाए, सप्तम भाव में देखा जाए अगर लग्नेश बैठ जाए, एक सप्तम भाव में लग्नेश बैठने से हम ये कह सकते हैं कि बंदा समाज में अच्छा काम करता है, उसको अच्छी पत्नी भी मिलती है, या आप कह सकते हैं एक तरह से वो पढ़ाने वाले की कुंडली, अध्यापक। अब ये क्यों है, ये तो जब आप उस चार्ट को देखेंगे तो एक तरह से कह सकते हैं बाकी सबके लिए वो टीचर हो सकता है। अगर लगन सप्तम में बैठा हो, लग्नेश अगर सप्तम में बैठा हो, तो वो जातक, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोफेशन टीचिंग का करेगा, लेकिन बाकियों के लिए वो एक तरह से रोल मॉडल होगा जहां पर वो टीचिंग से संबंधित चीजें कर सकता है। इसी प्रकार अगर हम देखें, अगर लग्नेश अष्टम में बैठा हो, लग्नेश अष्टम में बैठा हो तो लोगों को ये बहुत रहता है कि भाई उसमें कुछ हिडन चीजें होंगी या उसको कष्ट हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब लगन का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हो तो उस जातक को एक अलग प्रकार की नॉलेज रहती है, उसे सब कुछ दिखाई देता है, अच्छा बुरा जो इस टाइप की चीजें होने वाली होती हैं। तो आप ये कह सकते हैं एक तरह से जादूगर टाइप का अगर वो उसका करेक्टर हो सकता है अगर अष्टम भाव में लग्नेश बैठा हो। इसी प्रकार अगर लग्नेश जो है नवम भाव में बैठा हो, तो नवम भाव तो पिताजी का है, धर्म का है या भाग्य का है, तो हम कह सकते हैं कि उस जातक को इन सब चीजों से मदद मिलती होगी या इनके प्रति अटैचमेंट होगी। और जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है, नवम भाव से हम यात्रा, लंबी यात्रा भी देखते हैं, तो उससे हम कह सकते हैं कि भाई बाकी तो राशि का और उसका नवम भाव का स्वामी कहाँ बैठा होगा वो भी डिपेंड करेगा।
लेकिन हम ये कह सकते हैं अगर लग्नेश अगर नवम भाव में बैठा हो तो जातक के जीवन में लंबी यात्राओं का सुख होता है या वो कर सकता है। लग्नेश अगर दसम भाव में गया तो ये बहुत ही राजयोग टाइप की या एक गवर्नमेंट जॉब टाइप की आप कह सकते हैं काम करता है। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि वो नौकरी करेगा, मतलब एक अच्छी नौकरी करेगा, अगर यहाँ अथॉरिटी वाली नौकरी करेगा अगर लग्नेश दसम भाव में। इसी प्रकार अगर लग्नेश 11वें भाव में है तो 11वें भाव में देखा है कि 11वें भाव का जो स्वामी, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ अभी पढ़ाने से पहले भी जो भाव थे, तो 11वें भाव का जहाँ स्वामी बैठता है, मैंने तो अपनी जितने चार्ट में देखे हैं उस चार्ट के हिसाब से जो मेरी अपनी प्रेडिक्शन है, 11वें भाव का स्वामी जहां बैठता है उस भाव से संबंधित उसको दिक्कत रहती है। जैसे मैं अपना खुद देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरा 11वें भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है और वो चंद्रमा बनने से वो सेकंड हाउस में बैठा है, तो जो फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो कांस्टेंट नहीं रहती। मतलब वहां पर उस भाव से मैं ये नहीं कह रहा कि उसके पास वो चीजें नहीं मिलेगी, मैं ये कह रहा हूँ उसमें अप एंड डाउन होंगे। कि अप एंड डाउन का मतलब एक बार उसके पास पैसा आएगा फिर खर्च हो जाएगा, फिर एक लंबे टाइम तक हो सकता है उसके पास पैसा ना रहे। इसी प्रकार अब ये तो मैंने सेकंड हाउस, क्योंकि सेकंड हाउस जो है हाउस ऑफ फाइनेंसिस है। अगर इसी तरीके से अगर मान लीजिए वो पंचम भाव में बैठा, पंचम भाव में बैठा हो अगर 11th हाउस का स्वामी, चाहे वो सामने से ही देख रहा है अपने घर को, वहां तो अच्छा कर देगा, लेकिन पंचम भाव से रिलेटेड चीजों में फ्लक्चुएशन लेके आएगा। हो सकता है कि आप खुद की एजुकेशन में फ्लक्चुएशन दे, हो सकता है आपके पुत्र के बारे में, जो आपका फर्स्ट पुत्र पर्टिकुलरली वैदिक में 5th हाउस से देखते हैं, किसी चिल्ड्रन से संबंधित वहां पर जो प्लेनेट बैठा है उसके हिसाब से, कारक तत्व के हिसाब से फ्लक्चुएशन दे। तो आखिरी जो है वो 12वां भाव है। तो वैदिक में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर लग्नेश 12वें भाव में बैठ जाए तो जो लगन का व्यय हो गया, यानी लगन खर्च हो गया। तो कुछ लोग तो यहाँ तक भी बोल देते हैं कि कुंडली फेल है। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि अगर छठे अगर लग्नेश जो है कम से कम अगर 12वें घर में बैठा हो, तो अगर जातक कुछ फॉरेन से रिलेटेड या मल्टीनेशनल कंपनी से रिलेटेड या अपने घर से बहुत दूर, जहां पर एक तरह से आइसोलेशन का काम की तरह हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, अगर वहां चला जाता है तो उसकी कुंडली फेल नहीं होती, उसकी कुंडली अच्छी हो जाती है और उसको वो सब चीजें मिलता है जो उसका होना चाहिए। अंत में जो मैंने अभी ये लगन की समस्याओं का या लगन के विवरण के बारे में थोड़ा सा बोला, अगर इसको मैं 2 शब्दों में निचोड़ निकालूं, लगन के भाव का, लगन के स्वामी का 6, 8, 12 में बैठना, उसको ये कह सकते हैं कि उसको दुख, मतलब खुद का दुख, अगर खुद का दुख 6 से देखेंगे, दूसरों का दुख हम 12वें से देखेंगे, अगर इसी प्रकार उसके काम में कुछ कमी आती है तो 8वें ऑब्स्ट्रक्शन से देख सकते हैं। बट ऐसे आदमी को हमेशा हमें ये कह सकते हैं कि उसको भगवान से प्रार्थना करती रहनी चाहिए। ठीक है, तो उसको उस हिसाब में उसको कोई दिक्कत नहीं आती। अब आते हैं आज की जो हम शुरू करने चले हैं, क्योंकि आज हमने ग्रहों को देखना है और ग्रहों का भी पढ़ाने के बारे में सिंपल सीधा एक एक ग्रह के 12वें भाव में अगर देखेंगे, वो तो थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ में, लेकिन जो मेन जो चीजें देखनी है वो अगर हम प्लेनेट की बात करते हैं, क्योंकि आप भी एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्शन करते हैं और मैं भी जब जहां मुझे मौका मिलता है मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं अगर देखना चाहूँ तो यहाँ पर 7 ग्रह लिखे हैं, राहु और केतु यहाँ नहीं लिखा हुआ है। इन 7 ग्रहों की एक एक अच्छी चीज और एक एक बुरी चीज लिखी हुई है। अगर मान लीजिए अगर उसका वही पॉजिटिव काम है, शनि अगर अच्छा है तो वो आपको बहुत मेहनती करवाएगा। अगर वही शनि आपका अगर अच्छी पोजीशन में नहीं है कुंडली में, आपको सुस्त कर देगा। इसी प्रकार मंगल आपको बहुत ऊर्जा देगा काम करने की, लेकिन वही मंगल उस ऊर्जा की वजह से आपको काम को बिगाड़ देगा। तो इसमें लो एनर्जी भी लिखा है या डीमोटिवेशन भी होगा, आपको काम के प्रति लगाव नहीं रहेगा। ऊपर वाला जो काम है वो एक अलग तरह से है, वो मेहनत से काम करना, और ये जो मार्स है वो आपकी पूरी अंदर की ताकत को झोंकने वाली जो ऊर्जा होती है उसकी बात है। जो सूर्य है वो अथॉरिटी का कारक है, अगर अच्छा है यानी आपका मतलब ऑर्डर देने की पोजीशन में पहुंचा देगा अगर अच्छा है।
बुरा है तो आपको कोई अथॉरिटी नहीं होगी, आपको लोगों की उल्टा सुननी पड़ेगी। अगर शुक्र अगर अच्छा है कुंडली में, मतलब बहुत ही बढ़िया है, तो कंफर्ट और लग्जरी मिलेंगे, अगर नहीं है तो नहीं मिलेंगे। अगर बुध है, बुध से मैथमेटिक्स की फॉर्म में मैं इसलिए ले रहा हूँ कि हर व्यापार की कारक कह लो या किसी से कम्युनिकेशन करने की बात करो, इसमें बंदा कैलकुलेटिव वे में वो सारी चीजें करता है, चाहे वो लिखने से संबंधित है, चाहे वो पैसों की काउंटिंग से संबंधित है, चाहे वो किसी से रिलेशन बनाने की संबंध है। मतलब वहां पर बंदा बहुत मैथमेटिक्स को यूज करता है, कहने का मतलब सोच समझ के वो चीजें करता है। बुद्ध से मतलब वो सोच समझ के चीजें करेगा। इसी प्रकार अगर हम देखें गुरु से हमारे को ज्ञान मिलता है, या हमारे को दूसरों से जो आप कह सकते हैं एडवाइस मिलती है, वो देख सकते हैं। अगर गुरु अच्छा नहीं बैठा है तो ये दोनों में कमी आ जाएगी। इसी प्रकार अगर चंद्रमा, अगर हम गति का कारक है, चंद्रमा चलने का कारक है, मूवमेंट है आपकी जो भी होती है, या आपकी ब्यूटीफुल आईज को इंडिकेट चंद्रमा करता है। अगर वही चंद्रमा आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है तो वो आंखों से संबंधित कोई इश्यू दे सकता है। देखिए एक आंख को हम एक आंख को हम चंद्रमा से देखते हैं, एक आंख को हम सूर्य से देखते हैं, लेफ्ट और राइट का करके। उसी हिसाब से आगे आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, या उसका रेमेडी चल रहा होगा तो वो नहीं हो सकता। अगर मैं इसी तरीके से, अगर मैंने 7 ग्रह लिए हैं, अगर सातों को अगर मैं एक ग्रह रैंडमली उठा लूं, यहाँ पर मैंने लिखा है मंगल का इसलिए लिखा है कि वो आपको मोटिवेट करता है। अगर मार्स इन जेमिनी है तो आपको वो लिखने या कुछ आपको पब्लिश करने के लिए या कहीं पे आपको कम्युनिकेट करने के लिए मोटिवेट करेगा। अगर मार्स आपका स्कॉर्पियो में है तो वो आपको एस्ट्रोलॉजी या रिसर्च या कुछ, आप ये भी कह सकते हैं अगर नेगेटिव वे में सोचें, तो अगर वो वहां पर है तो वो कुछ चीजों को छिपाएगा भी, लोगों के सामने नहीं लेके आएगा। अगर इसी तरीके से हम मार्स को वृषभ राशि यानी टॉरस में कंसीडर कर लें तो वो जातक को, क्योंकि 2 नंबर शुक्र की राशि है, और खासकर 2 नंबर जो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी देखें तो पैसे की राशि है, तो वहां पर जातक जो होगा वो पैसे से संबंधित ज्यादा काम करेगा। अब मान लीजिए अगर मार्स की 2 पोजीशन में यहाँ लेता हूँ, मार्स अगर 4 नंबर में है तो डेबिलेटेड होगा, अगर 10 नंबर में है तो एक्सॉल्टेड होगा। अगर मान लीजिए मार्स इन कैंसर है, अगर उसको वो पॉजिटिव वे में यूज कर रहा है तो वो अपनी मदर की कह सकते हैं बहुत केयरिंग करेगा, मोटिवेटेड रहेगा, अपने घर की बहुत चिंता करेगा, या आप कह सकते हैं अपने घर की प्रोटेक्शन करेगा। अगर वही मंगल वहां पर खराब है तो उसी हिसाब से वो नेगेटिव चीजें करेगा, घर में ही कलेश रहेगा, उसकी वजह से घर में कलेश रहेगा, या जो भी घर में वाद विवाद रहेंगे। इसी प्रकार अगर मंगल अगर मान लीजिए कैप्रिकॉर्न की राशि में है, मकर राशि में है, तो मकर राशि में अगर मंगल बैठा हुआ है, तो मंगल अगर वहां पे बैठा हो तो देखिए 10 नंबर की जो राशि है कैप्रिकॉर्न की है, वो फ्रंट पे जो बंदे रहते हैं या छोटे तकबे के लोग रहते हैं, उनके लिए वो काम करेगा या उनकी सहायता कर सकता है। या आप ये कह सकते हैं कि मंगल की यहाँ पर एक्सॉल्टेड पोजीशन है, अगर वो एक्सॉल्टेड पोजीशन में अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग मानेगा तो दूसरों का कुछ नुकसान भी कर सकता है। लेकिन अगर हम मंगल को, मार्स को सैटर्न में अगर हमें देखना हो, कैप्रिकॉर्न में देखना हो एक्सॉल्टेड फॉर्म में, तो मैं यही देखता हूँ कि वो दूसरों को, खासकर जो वर्किंग प्लेस पे, क्योंकि 10 नंबर की जो मकर राशि है वर्किंग प्लेस है, वो दूसरों की भलाई के लिए काम करेगा। हो सकता है उस भलाई करने से उसको खुद को दिक्कत आ जाए, लेकिन वो वहां पर उनकी भलाई के लिए स्टैंड लेगा, उनको कभी भी गलत मतलब चीजें नहीं करेगा, उनके लिए कभी उनका नुकसान नहीं करेगा। मार्स इन टेन, इसी प्रकार से हम बाकियों का भी देख सकते हैं या बाकी ग्रहों का भी देख सकते हैं। तो थोड़ी देर की बात है कि हम इसमें चंद्रमा को ही ले लें। अगर चंद्रमा को अगर हमने लेना है मन उस राशि को हम पकड़ेंगे, तो मन का अगर हमने यहाँ पे मून का लिया, उसका मतलब मूवमेंट करने में होना चाहिए। तो अगर यह मन लें या माइंड लें या मूवमेंट लें, तो अगर एरीज रहेगा तो आप कह सकते हैं कि भाई उसका मन जो थोड़ा सा होगा एरीज से संबंधित कामों में हिसाब से, उसका मतलब अचानक मूड स्विंग्स या गर्मी आ सकती है। टॉरस में जो होगा
वो मतलब उसका मन से वो हमेशा मतलब पैसे की सोचता रहेगा, पैसे को मतलब दिमाग की नहीं मैं कह रहा, मतलब दिमाग से जो हमने बात करनी है वो तो कहीं ना कहीं हमारी मरकरी से आ जाएगी, क्योंकि मून को माइंड भी बोलते हैं कुछ लोग, दिमाग और माइंड को मतलब एक वो कर लेते हैं, लेकिन जो है वो हम इसको मन से लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमें ब्रेन से सोचना है तो वहां पर हमें दिमाग में असेंडेंट में जो प्लेनेट बैठा है उसकी करेक्टरिस्टिक ब्रेन में ज्यादा आ जाएगी। तो ये छोटी छोटी दो चार चीजें हैं जो कभी भी चार्ट में देखनी हो तो मैं इस तरीके से इनको जरूर देखता हूँ। ये एक छोटी सी बात है लेकिन इसको मैंने बताया बड़े लेवल पे है। इसी प्रकार से दूसरी जो चीज कभी भी चार्ट में आती है, प्लैनेट चाहे कोई भी बैठा हो, अच्छा बुरा भी बैठा हो, तो मैं ये जरूर देखता हूँ कि वो दिग्बली कहाँ पर है और दृग्बली कहाँ पर है। दृग का मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम है और दिग का मतलब उसकी स्ट्रेंथ वहां पर अच्छी है। तो सूर्य और जो मैंने मंगल लिखे हैं ये दसम भाव में दिग्बली हैं, तो ये दृग, अगर यही सूर्य और मंगल अब यहाँ पर चौथे भाव में बैठ जाएं तो यहाँ पर इनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो ये उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन क्योंकि वो अपने घर को देख रहे हैं तो फिर भी उसके जॉब के लिए या वर्किंग प्लेस के लिए वो कुछ ना कुछ काम करेंगे। अगर आप ये कह सकते हैं अगर यहाँ सूर्य और मंगल 100% रिजल्ट दे रहे हैं तो यहाँ पर तो लोअर साइड का ही रिजल्ट मिलेगा, लेस देन 50%, जो इसके मुकाबले से देखेंगे। तो इसी प्रकार से अगर गुरु और बुध दिग्बली लगन में होते हैं और दृग्बली यहाँ पे वो कम हो जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी का असेंडेंट जुपिटर है और जुपिटर मान लीजिए 9 या 12 नंबर की राशि है और जुपिटर सप्तम भाव में बैठा है, तो वो चाहे वो देख लगन को रहा है तो लगन को देख रहा है, तो अगर लग्नेश लगन को देख ले तो इतना उसको नुकसान नहीं होता, लेकिन उसके नेगेटिव जो चीज है वो तो रहेंगी ही रहेंगी। उसकी नेगेटिव चीजें जो है उसकी वाइफ या उसके पार्टनर की वजह से या उसकी वजह से वो फैमिली उस रिलेशन में जरूर है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी का यहाँ 3 नंबर या 6 नंबर का लगन है, यानी मिथुन या वर्गो यानी कन्या का लगन है और बुध यहाँ बैठा हुआ है, अकेला बैठा हुआ है, वो देख लगन को रहा है, लेकिन वो बुध वैसे भी अकेला बैठा हुआ अच्छा नहीं होता सप्तम भाव में, और लेकिन अगर वो देख रहा हो तो, लेकिन अभी मैंने कुछ थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई, अगर मान लीजिए किसी का यहाँ बुध बैठा हुआ है और वो लग्न को ही देख रहा है, तो मैंने अभी एक चीज बोली थी कि सप्तम भाव में जातक को अगर लग्नेश बैठा हो तो वो बहुत ही अच्छा एक टीचर बना सकता है। ये बहुत ही अलग बात थी कि वो टीचर कैसे बनेगा। टीचर इसलिए बनेगा कि भी वो लोगों को समझा सकता है, बता सकता है, और उसको बीवी भी अच्छी मिलती है और वो मतलब समाज के कहीं ना कोई काम करेगा। तो मैं ये चाहे यहाँ पर अगर 6 नंबर का लगन है, चाहे यहाँ पर बुध यहाँ पर नीच का हो जाएगा, फिर भी उसकी जो लगन की लग्नेश को देखने की वजह से लग्नेश का लगन को देखने की वजह से उसकी कुछ ना कुछ पॉजिटिव बनेगी, वो टोटल खत्म नहीं होगी, 100% नहीं होगी मैं मानता हूँ, लेकिन उससे 50% तक तो वो उसको फिर रिवाइव करेगा। इसी प्रकार से सैटर्न जो है वो सप्तम भाव में बहुत अच्छा माना गया है, और जो सभी जानते हैं कि जो शुभ ग्रह चंद्र और शुक्र अगर चौथे भाव में बैठे हो तो घर सुंदर होता है, उसको घर में सब सुविधाएं मिलती हैं। अगर यही वीनस और चंद्रमा यहाँ बैठे हों, दसम भाव में बैठे हों, तो उतनी अच्छा घर नहीं मिलेगा, उतनी अच्छी उसको चीजें नहीं मिलेंगी जो चौथे भाव में बैठ के उसको मिल रही थी। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि भाई मैंने यहाँ ये लिखा हुआ है जैसे अर्थ के साथ ही, देखिए अगर हम आकाश की बात करें, आकाश का जो तत्व है यहाँ पर 4 तत्व लिखे हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल। इनका अगर आप देखें आकाश तो बेसिकली सबके साथ है, फायर के साथ भी आकाश है, एयर के साथ भी आकाश है और पानी के साथ भी आकाश है। लेकिन अगर हमें ओवरऑल देखना है, ओवरऑल देखने के लिए हम कहेंगे कि आकाश का तो चारों तत्वों में काम है, तभी वो पांचवा तत्व माना गया है। लेकिन अगर इसको फिर भी अगर हमें देना है तो इसको जो ब्रांच देनी है आकाश की या मतलब ईथर की जिसको हम बोल रहे हैं, इसको अर्थ के साथ ही ऊपर रखना चाहिए। तो अगर ये इन्हीं डायरेक्शनल स्ट्रेंथ की वजह से ये इसके चार्ट को हमें जरूर स्टडी करना चाहिए। अगर मान लीजिए शनि यहाँ पर है, यहाँ अच्छा रिजल्ट देता है, कुछ लोग कहते हैं शनि की यहाँ दृष्टि हो या शनि यहाँ बैठा हो शादी में लेट करेगा,
लेकिन अगर यही शनि यहाँ पर बैठ के अगर ये अपनी ही राशि को किसी को देख रहा है तो उसको तो मजबूर करेगा। तो देखने की बात है, क्या तब भी उसकी शादी लेट होती है? क्या रेट्रोग्रेड सैटर्न है तब भी क्या उसकी शादी लेट होती है? तो इस तरीके से हम चीजें देखेंगे और ये चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम यहाँ पर किसी का भी चार्ट स्टडी करते हैं। इसी के साथ मिलती जुलती एक चीज स्लाइड में मैंने और लिखी हुई है, वो ये लिखी है कि भाई हमने ग्रह तो हमने चलो मोटा मोटी एक बार पता ही है, सूर्य क्या करता है, चंद्र क्या करता है या और ग्रह क्या करते हैं। लेकिन इनके साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वहां पर कौन सी राशि लगन में आ रही है, कौन सा साइन लगन में आ रहा है। अगर ये राशियां लगन में आ जाएं तो ये फर्स्ट हाउस में आ जाएं तो स्ट्रॉन्ग होता है। यही राशियां अगर सप्तम भाव में आ जाएं तो वो अच्छी नहीं है। अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर ये नर राशि है 3 6 7 9 और 9 3 7, मतलब 3 6 7 11 9, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि और साइन लिया हुआ है, और साइन में लिया हुआ है। लेकिन इस और साइन का भी अगर आप देखेंगे नाइन जो लिखा है सेजिटेरियस या धनु, इसको दो हिस्सों में तोड़ना होगा, दो हिस्सों में तोड़ेंगे। पहले 15 डिग्री आएंगे नर राशि में और 16 से 30 डिग्री के बीच में आएंगे इस वाली में, जो एनिमल वाली टाइप कह सकते हैं या चार टांगों वाली। ये दो चीज, ये जो राशि है दो पैरों वाली है, ये चार वाली। इसी प्रकार जो 4 और 8 है वो कीट की है। और इसी प्रकार से आप कह सकते हैं जो जल की राशि है वो मीन और कैप्रिकॉन को भी, अगर कैप्रिकॉन का असेंडेंट में जब राशि आ रही है वो 16 से 30 के बीच में आ रही है, अगर वो यहाँ पर 0 से 15 के बीच में आ रही है तो हम उसको जल की नहीं मानते। और यही तक जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यही तक जो पीछे चार्ट में लिखे हैं तब हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। सिंपल ये कहने का लॉजिक यही था कि भाई ये भाव में ये अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर मान लीजिए किसी के 10th भाव में है, 10th भाव में अगर इन राशियों में से कोई भी राशि है 1 2 5 9 और इनमें से संबंध बन जाता है, मतलब कोई भी इसके स्वामी का, 10th भाव के स्वामी का और नवम सेकंड हाउस के उससे बन सकता है, तो हम कह सकते हैं वो जातक अपना सारा मतलब बहुत मेहनत से करके अपने प्रोफेशन में अपना धन जुटाएगा। पर यही राशियां अगर उल्टे हाउस में आ जाएं तो हो सकता है वो जितनी मेहनत करे उसको करस्पॉन्डिंग पैसा ना मिलता हो। इस तरीके से भी हम चार्ट को स्टडी करते टाइम ये चीजें लगा सकते हैं। अब यही चीजें हम लगाने की यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं या देख सकते हैं इस चार्ट के द्वारा। ये चार्ट मैंने आज किसी का लिया है, ये मेरे पास किसी का मैंने चार्ट रीडिंग किया था। अगर आप मान लीजिए इसमें ग्रह स्टडी करने से पहले ही अगर हम यहाँ पर देख लें कि यहाँ लगन में जो राशि किसकी हो रही है, लगन में इसकी राशि 1 नंबर एरीज की हो रही है, तो एरीज में तो राशि जो होगी वो, एरीज को तो हम मेष से कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके 4 पैरों वाला हमने ये कहा कि ये वाला है 4 लेग्स वाला, और उसका प्रैक्टिस जो तत्व है वो फायर का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये आ गया अब इसके असेंडेंट में, जबकि ये यहाँ पे 10th और 4th में तो फिर भी देता है। क्या यही एरीज असेंडेंट में बैठ के भी अच्छा देगा? तो यहाँ पर हमें उसी हिसाब से ये आ गई चीजें जिसको रिप्रेजेंट करती हैं फायर को, और ये आ गई लगन में, तो उसका मतलब लगन किसका बढ़िया हो सकता था? जो थोड़ी सी अर्थ तत्व जिसमें ज्यादा हो। राशि की बात अगर हम करें तो अर्थ तत्व ज्यादा होगा तो बंदा थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ अर्थ तत्व के आने की वजह से बजाय दूसरी चीजें आ गई। तो इसी करके इस चार्ट के हिसाब से देखेंगे ये एग्रेसिव होगा बाय नेचर, कहीं ना कोई इसके आगे चल के। अब इसका जो स्वामी बना है मंगल, अगर हम ये देखें मंगल इसका स्वामी गया छठे में, यहाँ पर इस राशि में छठे में गया, और जो लग्नेश का 6th लॉर्ड ने हमने बोला कि अगर चला जाए तो ये बोला कि उसके जातक पे कर्जा हो सकता है, रोग शत्रु रण लगातार बने रह सकते हैं, घर लोगों से कर्जा, मतलब घर के लोगों से कर्जा ले तो भी राहत मिलती है, लेकिन अगर बैंक से इसने ले लिया तो
इसको मुश्किल आती है। और ऐसा जातक जो मैंने बोला कि कई बार भाई के घर में रहता है, तो मेरे को ये नहीं पता है कि ये भाई के घर में रहता है